दोस्तों इस चैनल का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और इस चैनल की वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट का अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होने वाला है। प्रकाश लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपाए हुए हैं अपने अंदर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ज़्यादा काम के पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं हम, जो कि एग्जाम में तो सीधे पूछे ही जाते हैं। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक्चुअली प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी वजह से, आप मेरे लफ्जों पर ध्यान देना, जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। क्यों? बहुत बड़ा रीजन है क्यों नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि वस्तुओं से जब प्रकाश टकरा के हमारी आंख में आता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। वो वस्तु दिखाई देती है जिससे प्रकाश टकरा के आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश जो है वस्तु से टकरा के हमारी आंख में आता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है जिस वस्तु से प्रकाश टकरा के आता है। तो प्रकाश जो है ये एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और सूरज के अंदर से निकलने वाला प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऐसी तरंगें जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि माध्यम हो, बिना माध्यम के भी वो संचरित कर जाती है। जैसे कि वैक्यूम निर्वात में से निकल कर आती है। वो सूरज से और अर्थ के बीच में कितना बड़ा निर्वात है, 15,000 किलोमीटर का निर्वात है, उसको क्रॉस करके अर्थ तक आती है। तो इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब प्रकाश, सूरज के अंदर से निकलने वाले प्रकाश के अंदर चूंकि बहुत बड़ी वेवलेंथ होती हैं, अलग अलग तरंगें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, उसी के बीच में छिपी हुई होती है विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और वो प्रकाश जो होता है विबग्योर के रूप में होता है। मतलब 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से जो होते हैं, रेड, ग्रीन, ये ब्लू, ये पूरा पैटर्न जो होता है ये होता है विबग्योर। इसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो ये जो तरंग है ये है दृश्य तरंगें और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉन्ग क्या है? एक्चुअली दोस्तों एंगस्ट्रॉन्ग जो है ये एक दूरी मापने का यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉन्ग जो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये एंगस्ट्रॉन्ग जो है एक्चुअली दूरी मापने की एक यूनिट है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वो ये आता है कि प्रकाश का आज जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 2 नेचर डिस्कवर हो चुके हैं। प्रकाश के अंदर एक तो वेव नेचर होता है और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब प्रकाश को इस तरह से ट्रीट करना है कि प्रकाश में पार्टिकल है, और वेव नेचर मतलब प्रकाश को इस तरह से ट्रीट करना है कि प्रकाश जो है एक वेव है। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, तरंग मतलब वेव वाला सिद्धांत जो है वो प्रकाश की कुछ ही प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि प्रकाश जो है वो एक वेव की फॉर्म में चलता है आगे को। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि प्रकाश जो है, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में नहीं, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आता है। तो कुछ ऐसी दोनों ही तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें वेव नेचर को भी शो कर दिया गया है और कुछ में पार्टिकल नेचर को भी शो कर दिया गया है। तो उसी लाइट के 2 बिहेव हो गए, उस पर्टिकुलर लाइट के 2 अपने अलग अलग नेचर हो गए। इसलिए लाइट को बोलते हैं कि इसकी जो है प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। लाइट की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वेव नेचर को शो करती हैं। जैसे कि प्रकाश का व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन, प्रकाश का विवर्तन, तो एक्चुअली ये जितने भी हैं ये बताते हैं प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चल रहा है, तरंग के रूप में आगे को बढ़ रहा है।
और तरंग किस तरह की, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ मतलब जो इस तरह से चलती हो वो अनुप्रस्थ तरंग। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ये बताती हैं, ये एक्सपेरिमेंट फिनोमेना ये बताते हैं कि प्रकाश जो है वो एक पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर को शो करता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ना आकर के पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है, या फिर यूं कहें ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती है। और वो एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। क्रॉम्पटन सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेन करके बताया था वो बताया था आइंस्टाइन ने। इन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी सोलर, जैसे सोलर प्लेट है या सोलर वोल्टाइक सेल है, जब उस पर प्रकाश आकर पड़ता है तो वो एक तरह की प्रकाश एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज की व्याख्या जो की गई वो इस बात से की गई कि प्रकाश के अंदर पार्टिकल नेचर है। तो इसलिए प्रकाश के अंदर चूंकि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, इसलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये ट्रांसवर्स वेव का मैंने डायग्राम बना दिया है। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब लाइट जो है इस तरह से चलती है, लाइट जो है इस तरह से चलती है। अतः प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या करता है। प्रकाश अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है और क्रॉम्पटन सिद्धांत, ये आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या करता है। फोटोन क्या होते हैं मैंने इसके बारे में अभी बताया था। फोटोन किसको बोलते हैं, फोटोन क्या होते हैं, ये एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको फोटोन कहते हैं। उन्होंने ये माना था कि एनर्जी जो आती है वो डायरेक्ट छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है अर्थ तक। तो ये बंडल्स को जो कहा गया था, छोटे छोटे टुकड़े को जो कहा गया था, बंडल्स को फोटोन कहा गया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण के रूप में माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। ये भी हो चुका है। प्रकाश का जो वेग सबसे पहले गणना की गई थी वो रोमर ने की थी। रो और मर जा, रो और मर। आप ऐसे याद कीजिएगा जो प्रकाश के वेग की, क्योंकि दोस्तों रिसर्च लगातार पूछी जा रही है, डिस्कवरीज लगातार पूछी जा रही हैं। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी रोमर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखें। जो पॉइंट्स मैं बताता जाऊं आप उसको लिखें। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये भी आप लिखें। और रोमर ने की थी, ये भी आप लिखें। और प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, ये भी लिखें। और प्रकाश जो है बंडल्स के रूप में आता है जिनको फोटोन कहते हैं, ये भी लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रकाश की चाल है, चाल कितनी है, इतनी, तो ये माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम दूसरा आ जाए तो ये बदल जाती है। जैसे कि अगर पानी आ जाए और पानी के अंदर ये लाइट पास कराई जाए तो पानी के अंदर इस लाइट की स्पीड कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। अब वो कितनी चेंज होगी ये बताएगा पानी का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बताएगी कि कितनी चेंज होनी है। आगे चलते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, जो प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आता है उसको लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी देर में प्रकाश अर्थ तक आता है, 8 मिनट 16 सेकंड में आता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.28 सेकंड लगते हैं। 1.28 सेकंड का समय, 1 मिनट और 28 सेकंड। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। और प्रकाश सूरज से जो आता है उसमें 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन सी ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं। ल्यूमिनस मतलब जिनके अंदर रोशनी निकलती हो, जिनकी अपनी खुद की रोशनी हो, जैसे सूरज। और नॉन ल्यूमिनस जिनकी कोई रोशनी नहीं हो, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। लकड़ी का पड़ा हुआ लट्ठा, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। कोई भी चीज है जिसके अंदर से अपनी खुद की रोशनी नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी।
ठीक है। और एक होता है ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट बॉडी जिसका हम आर पार देख सकते हो, ऐसी बॉडी जिसका हम आर पार देख सकते हो ट्रांसपेरेंट होती है। और ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी मतलब अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें से आधा प्रकाश निकल जाता है और कुछ ना कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है उस वस्तु द्वारा। आगे चलते हैं। ओपेक क्या होती है? ओपेक बॉडी मतलब अपारदर्शक वस्तु। तो अपारदर्शक वस्तु उसी को कहते हैं जिसके अंदर से किसी मतलब थोड़ा भी प्रकाश ना निकल सके, जैसे कि कोयला, इसके अंदर से प्रकाश नहीं निकल पाएगा। दीवार का अगर दूसरी साइड पर आप लाइट मारोगे और दूसरी साइड में आप खड़े हुए तो लाइट जो है आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये हो गई ओपेक। अब यह है प्रॉपर्टीज, प्रकाश का विवर्तन। अभी हम विवर्तन की बात कर रहे थे जो कि वेब नेचर को शो कर रहा था। तो विवर्तन क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक्चुअली दोस्तों, अगर मेरे पास कोई एक छोटा सा छिद्र है और लाइट इसमें से पास कराऊं तो छिद्र पे से थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये लाइट कोनों पे से थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस और कुछ नहीं है इसमें। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों, ये किसी माध्यम के अंदर होता है, बिना माध्यम के प्रकीर्णन नहीं होता है। जब माध्यम होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम में उपस्थित कणों की वजह से होता है। जो पार्टिकल्स माध्यम के अंदर, मीडियम के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पार्टिकल्स जो हैं लाइट को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और प्रकाश का एक रंग है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जिसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है और वो है नीला। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से हमें आसमान नीले कलर का दिखाई देता है। और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और एक और बात बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बारे में बता देता हूं। वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। ये कई बार पूछा गया कि रेड सिग्नल क्यों रखते हैं, टावर पर लगा हुआ सिग्नल रेड होता है, या कहीं भी खतरे का निशान रेड कलर का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये रेड कलर जो है बहुत दूर तक इसकी रोशनी चली जाती है, लेकिन नीले कलर की नहीं जाती। नीले कलर की एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ कम होती है। आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये रूल्स हैं। प्रकाश के अंदर दो तरह की घटनाएं पाई जाती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, मतलब क्या है कि प्रकाश को मोड़ा नहीं जा सकता, प्रकाश को मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये दो घटनाएं ऐसी हैं, ये दो फिनोमिना ऐसे हैं जिसमें आप प्रकाश को मोड़ सकते हैं। जैसे कि प्रकाश सीधा इस तरह से आ रहा है और आप एक कोई ऐसी चीज लेकर, शीशा जो होता है, जो मिरर होता है, आप मिरर लेकर खड़े हो जाओ तो क्या होगा? कुछ ना कुछ मुड़कर चला जाएगा पीछे को। एक फिनोमिना ये हो गया। और दूसरा फिनोमिना क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है और लाइट इस तरह से आ रही है तो लाइट कुछ मुड़ जाएगी अंदर को, है ना। अगर पानी रखा हो, पानी के अंदर पानी रखा हो, इस तरह से लाइट मारी जाए तो ये कुछ अंदर को इस तरह से मुड़ जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ था ये, लेकिन कुछ ना कुछ ये मुड़ गई। तो इस तरह से दो फिनोमिना होते हैं। एक होता है इस तरह से लौट कर वापस जाना, मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो जाना लाइट का। और एक होता है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन हो जाना। तो परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। बस इसके अंदर आपको फिनोमेना याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब किसी भी पदार्थ से प्रकाश का टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाना, है ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या था? रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश जो है कुछ ना कुछ अभिलंबी की ओर झुक जाता है, जो परपेंडिकुलर है ना, तो उसकी तरफ को थोड़ा बहुत झुक जाता है। तो ये कहलाता है, ये वाला फिनोमेना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं। आता है अब समतल दर्पण, मतलब प्लेन मिरर से परावर्तन। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर आप मिरर लेकर अगर मीडियम में खड़े हो जाएंगे, माध्यम में खड़े हो जाएंगे और लाइट आप अपने मिरर पर डालेंगे तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो इसमें कुछ एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि अगर एक मिरर मेरे पास है और आपको अपना पूरा इमेज चाहिए इस मिरर के अंदर, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मिरर की लेंथ जो होनी चाहिए वो हाफ होनी चाहिए। मिरर की लेंथ हाफ होगी। मिरर की लेंथ, अगर आपकी लेंथ एल है तो मिरर की लेंथ होनी चाहिए हाफ, जिसमें आपका पूरा इमेज बन सके। तो ये भी पूछा जाता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास ये मिरर है और अगर कोई वी चाल से
कोई v चाल से ऑब्जेक्ट इधर को आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा अंदर दिखाई देगा, वो भी b चाल से आएगा, है ना। लेकिन ये चाल इधर को है और ये चाल इधर को है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये चाल इधर को, ये चाल इधर को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैसा फील होगा, आपको किस स्पीड से अपना प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा। तो वो है 2v, दुगनी चाल से। वो क्यों? क्योंकि v और ये v है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -v। तो माइनस v करोगे आप तो ये हो जाएगा 2v। तो 2v चाल से आपको आता हुआ प्रतीत होगा। एक तो चाल v आपकी और दूसरी चाल v इसमें जो इमेज बन रहा है आपका उसकी, तो v प्लस v 2v चाल हो गई ना, वो भी ऐसे समझ लीजिए, सिंपल है। तो 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। आगे चलते हैं। अगर आप थीटा कोण से घुमा दी जाए किसी भी यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। सपोज दैट अगर ये लाइट आ रही है और आपने इसको घुमा दिया थीटा एंगल से, तो ये लाइट परावर्तित होकर जाएगी, ये 2 थीटा एंगल पर निकल कर जाएगी, 2 थीटा एंगल पर निकल कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि अगर समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण रखे हों तो उसके अंदर कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो 2 समतल दर्पण अगर एक दूसरे के आमने सामने रखे हों तो उसके अंदर जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं अनंत प्रतिबिंब। अनंत प्रतिबिंब इमेजेस जो बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी, क्योंकि एक दूसरे मिरर में एक दूसरे की तस्वीर दिखाई देती रहेगी। अब इसमें क्या है कि पहला इसमें कंडीशन ये चलती है कि इसकी जो मिरर होते हैं उसमें मिरर के बीच में कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस चीज की जो गणना करते हैं वो हम करते हैं कुछ फॉर्मूलों से। यदि 360/θ एक सम संख्या आए, क्या आए, 360/θ एक सम संख्या आए। थीटा क्या है? थीटा है दोनों दर्पणों के बीच का कोण, दोनों दर्पणों के बीच का एंगल। यदि 360/θ एक सम संख्या मतलब इवन नंबर आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए 360/θ -1 होगी। ये आप लिख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 360/θ एक सम संख्या आए, अभी सम संख्या कैसा आएगा, अगर 360 को अगर मैं 36 से डिवाइड कर दूं तब भी देखो 360 को अगर 26 से डिवाइड कर दूं, 36 से डिवाइड कर दूं 10 आ जाएगा। अब 10 क्या है, ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इवन नंबर आ गया तो ये सम संख्या आ गई। तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए 360/θ -1 होगी। यदि 360/θ जो आए एक सम संख्या आए, तो कहने की बात ये 360/θ करो, जो नंबर निकल का आएगा उसमें से एक कम कर दो, वो क्या हो जाएगा, आपके प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या, 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच जो एंगल आता है वो देखो किस तरह से आया। तो 360/90 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। तो 4 टाइम्स में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 3। लेकिन 3 क्या है, 90 डिग्री पर रखे थे और 360 को अगर 90 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो देखो 360/θ आ गया इवन। जब इवन आ जाता है तो उसमें से एक घटा दो, वो होंगे तुम्हारे प्रतिबिंब। पहला वाला फॉर्मूला यही कहता है। और दूसरा क्या है, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या यही होगी, 360/θ। 360/θ यही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। और ऐसी कंडीशन में दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। ऐसी कंडीशन में जो वस्तु हो, दोनों दर्पण के बीच में जो कोण बन रहा है उसके बिल्कुल समद्विभाजक पर ना हो। मतलब ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजक को बोलते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दोनों इक्वल भागों में एंगल को तोड़ देना। अगर ये θ/2 हो गया तो ये भी θ/2 हो गया, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर, मतलब समद्विभाजक, मतलब दोनों भागों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो समद्विभाजक मतलब इसके बाइसेक्टर पर ना हो। ऐसी कंडीशन में
360 अपॉन थीटा, अगर एक विषम नंबर आ जाए, एक ओड नंबर आ जाए, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360 अपॉन थीटा ही होगी। थीटा की वैल्यू रखेंगे जो दे रखा होगा एंगल, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन ये है कि वस्तु जो रखवी नहीं होनी चाहिए वो इन दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं रखवी हो। जब ये निकाल रहे हो आप, है ना, विषम आ गया ये, तो विषम मत की कंडीशन ये है कि इन दोनों दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच में न रखी हो। ठीक है, बिल्कुल ये कंडीशन हो गई, समद्विभाजक पर न रखी हो, तब जो होगा 360 ओवर थीटा, यही क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोनों आपको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। अगला चलते हैं। यदि 360 ओवर थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी, जो अभी ऊपर वाली कंडीशन थी, बस उसमें से एक घट जाएगा। मतलब क्या, अगर दोनों दर्पण ये हैं, एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण मैं इस तरफ को बना देता हूं, अगर दो दर्पण ये आ गए, तो इन दोनों का अगर एंगल ये थीटा है, अगर थीटा सपोज दैट 60 डिग्री है ना, तो अगर 60 डिग्री है तो इसका समद्विभाजक कितना हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो इसे बोलते हैं समद्विभाजक। तो 360 ओवर थीटा की वैल्यू अगर आ गई विषम, 360 ओवर थीटा की वैल्यू आ गई विषम, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर विषम आ गई और अगर वस्तु जो है यहां पर नहीं रखी हुई है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक पर नहीं रखी हुई है, तो 360 ओवर थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वही क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। लेकिन अगर समद्विभाजक पर रखी है तो जो प्रतिबिंबों की संख्या निकल कर आई होगी उसमें से एक घटा दो, है ना, ये कंडीशन है। कंडीशन, 3 कंडीशन थी इसके अंदर, तीनों कंडीशन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। रिपीट करना है क्या, पहली कंडीशन ये थी 360 ओवर थीटा अगर सम संख्या आ रही है, तो अगर आपको इमेजेस निकालने हैं, कितने इमेजेस होंगे अगर ये आपको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 360 ओवर थीटा, अगर आपको इमेजेस कैलकुलेट करने हैं कि कितने इमेज आने वाले हैं, तो इमेज कैलकुलेट करने के लिए बस आपको 360 ओवर थीटा करना है, उसमें से एक कम कर देना। अगर 360 ओवर थीटा ये सम संख्या आ रही है तो उसमें से एक कम कर दो, हो गए इमेजेस। लेकिन अगर 360 ओवर थीटा ये विषम संख्या आ रही है और वस्तु जो है दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं रखी हुई है, दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं रखी हुई है, तो क्या होगा, अगर दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं रखी हुई है तो जो 360 ओवर थीटा की वैल्यू आएगी वही तुम्हारे क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। लेकिन अगर समद्विभाजक पर रखा हुआ है तो एक कम करना पड़ेगा आपको। आई थिंक अब अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, जो अवतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मतलब जो आपके घर में नॉर्मल शीशा लगा हुआ होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो उसमें क्या है, वो पूछा जा रहा है कि बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितना होने वाला है और प्रतिबिंब का कैसे दिखाई देगा प्रतिबिंब, ये सब चीजें हमें बतानी है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, मतलब ऐसी चीज देखना चाह रहे हो आप दर्पण के अंदर जो बहुत ही दूर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी उसके फोकस पर। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, उसके फोकस पर। और वस्तु बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु मात्र। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा अगर बहुत दूर है, और आप मिरर के अंदर देखोगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा, उल्टा और वास्तविक। कैसे दिखाई देगा, उल्टा और वास्तविक। अब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखा हो, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा होगा तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के, मतलब इस तरह से ले लीजिए। और अगर मिरर मेरे पास ये है, इसका ये पोल आ गया, ये इसका फोकस आ गया, ये इसका सेंटर आ गया वक्रता केंद्र, और ये इनफाइनाइट आ गया। तो बस हम कुछ नहीं कर रहे, इमेज को यहां से लेकर आ रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कहां तक होगा। पहली कंडीशन में अगर यहां रखे हुए हैं तो यहां पर बनेगा इमेज उल्टा,
अगली अगली कंडीशन में कहाँ आ गया, दूसरी कंडीशन में आ गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ को शिफ्ट होगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में को शिफ्ट हो जाएगा। छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर आ जाए, सी पर आ गया तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा वो, लेकिन उल्टा और समान आकार का बनेगा। अगर फोकस पर आ गया, अब फोकस पर आ गया तो फोकस पर आ गया तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब फोकस पर आ गया तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। बस ये है, ऑब्जेक्ट पहले ऐसा आया, ऑब्जेक्ट ऐसा आता चला गया और जो इसके इमेजेस थे वो इधर को शिफ्ट होते चले गए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। तो दोस्तों दर्पण का हम यूज देखना चाह रहे थे। अभी तक हमने ये देखा कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस तरह से बने, किस तरह से बने। एक्चुअली दर्पण अगर आप अवतल दर्पण बनाना है तो आपको कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो इस तरह की शेप का हो और कुछ इस तरह से कर्व हो, तो ये होगा अवतल दर्पण का। और समतल दर्पण होता है कुछ इस तरह का, समतल। तो अवतल दर्पण होता है इस तरह का और समतल दर्पण होता है कुछ इस तरह का। तो समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और अवतल दर्पण, अभी तक जितने भी हमने प्रतिबिंब की स्थिति जानी वो सब के सब अवतल दर्पण के बारे में जाना। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव, और दर्पण है तो मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में जाना। कॉनकेव मिरर कुछ इसका जो वक्रता केंद्र होगा, अगर सर्कल बनाऊं तो ये इसका जो होगा फोकस हो गया, और अगर इसका फोकस यहाँ लीजिए और ये हो गया इसका सेंटर। मैंने छोटा बना दिया डायग्राम। तो इसमें अभी क्या ही देखा था हमने कि अनंत से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर आए और हमने उसके प्रतिबिंबों की स्थिति देखी। अगर अनंत पर था तो फोकस पर बना, उल्टा बना, जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा। और वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में था तो कहाँ पर बना, वो बना वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में ही बना। मतलब फोकस और इनफाइनाइट के फोकस और जी सेंटर के बीच में होना, वक्रता केंद्र के बीच में होना, लेकिन उल्टा। जब वक्रता केंद्र पर आ गया तो वक्रता केंद्र पर ही बना, लेकिन वक्रता केंद्र से आगे गया तो ऐसे ही इमेज इधर को शिफ्ट होता चला गया। तो ये कोई टफ नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछा जाता। तो वक्रता केंद्र के बारे में आप अवेयर हो गए होंगे कि कौन सा वक्रता केंद्र है। अगर मैं इसको इस तरह से, ये कोई मेरे पास एक गोला है और इस गोले को काट दूं, जो सेंटर होगा इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है। अब जो ज्यादा रेडियस के समतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होते हैं, उनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सलून के अंदर। अब उसमें क्या होता है, जो अवतल दर्पण होते हैं दाढ़ी बनाने में काम आता है। दाढ़ी बनाने में क्यों काम आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, या कभी कभी फोकस पर रख देते हैं, तो बहुत बड़ा इमेज दिखाई देता है और बड़ा साफ इमेज दिखाई देता है, ताकि अंदर तक के बालों के अंदर तक के को देखा जा सके, या फिर बालों का जो इमेज आता है वो बड़ा बड़ा आता है। तो इसलिए ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने में। ये भी काफी बार पूछा गया है। और गाड़ी के हेड लाइट एवं सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में। तो दर्पण के बारे में देख रहे थे, पहले देखा समतल दर्पण के बारे में, फिर देखा अवतल दर्पण के बारे में, अब देख रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तर दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर के बारे में देखना चाह रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। और आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर का केस बताया था मैंने, सारे के सारे इमेज दिखाए थे कि इनफाइनाइट पर रखिए तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और अगर इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखी है, वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। और वस्तु अगर सेंटर पर आ जाए तो कहाँ बनेगा, सेंटर पर ही इमेज बनेगा। लेकिन इमेज प्रत्येक दिशा में उल्टा बन रहा था मेरे दोस्त। और उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, इमेज बनेगा हमेशा सीधा एवं आभासी, उसके अंदर बन रहा था वास्तविक। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, इसका प्रयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास जो छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है ताकि पीछे का दिखाई दे,
तो वो जो यूज होता है मिरर, उसमें होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का यूज कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो देता है ना, बहुत बड़ा लाइट विजन देता है। इसका कुछ डायग्राम इस तरह से होता है। अगर इस तरह से डायग्राम होता है, इस तरह से अंदर की तरफ को होता है, तो अब जाहिर सी बात है ये पूरा एरिया पॉलिश, ये पूरा एरिया जो है अंदर से पॉलिश हुआ है, तो बाहर से तो सबको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इतना बड़ा इसका जो होता है विजन होता है, बहुत दूर तक इसका विजन होता है, मतलब काफी एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। काफी एरिया को कवर कर लेता है, हमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है ना मिरर के अंदर। जो मिरर यूज हम करते हैं अपनी गाड़ियों की साइड में, उसमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता, जो कि हमें ये बता देता है कि हाँ कहाँ तक गाड़ियां हैं। तो यह है उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग। आगे चलते हैं इसके बारे में और देखने के लिए। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता चुका हूँ। लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके रूल्स हैं। रूल्स में क्या, ये एक स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या बताता है? स्नेल्स लॉ ये बताता है कि कोई भी लाइट कितनी मुड़ने वाली है, ये डिपेंड करता है उसके उस मीडियम के अपवर्तनांक पे। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा लाइट उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। सपोज दैट ये मेरे पास कोई लिक्विड है और मैंने लाइट इस तरह से डाली और इस तरह से मुड़ गई, तो ये मुड़ना और ना मुड़ना ये बताएगा कि हाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के बराबर है, तो लाइट सीधी निकल जाएगी। और इसका ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मोड़ेगा लाइट को। ठीक है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। साइन आई क्या है? आई क्या है? ये है इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतित कोण, ये वाला है। और परावर्तित कोण कौन सा है? परावर्तित कोण है ये वाला आर। अगर ये आई है तो आर है ये वाला। इसमें कोई खास नहीं है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो होता है रेड कलर का। रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम होता है, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। और ताप बढ़ाने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है, इसलिए यह मान लिया जाता है कि लगभग कांस्टेंट है। अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है और माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल क्या है। तो जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। डूबी हुई छड़ सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, सूर्योदय के समय और सूर्योदय के पश्चात जो है मतलब सूर्य लाल दिखाई देता है। के बाद किस तरह का दिखाई देता है? मतलब पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, अपवर्तनांक की वजह से होता है। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए पहला होता है क्रांतिक कोण को जानना, मतलब क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। ये आपको अच्छे से समझना है। क्रांतिक कोण कौन सा कोण होगा? क्रांतिक कोण उस कोण को बोलते हैं, ये बनता है सघन माध्यम में। सघन माध्यम मतलब ऐसा मान लीजिए, अगर आपके पास ये है सघन माध्यम, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो सघन माध्यम में ये है और ये है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में बना हुआ ये ऐसा कोण होता है, पर्टिकुलर कोण होता है, जो विरल माध्यम में लाइट इस तरह से निकल जाती है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर मैं यहाँ को दिखा देता हूँ। अगर ये मेरे पास सघन माध्यम है तो विरल माध्यम होगा ये, तो लाइट निकल कर आएगी इस तरह से आई थी, इस तरह से निकल कर चली गई। तो ये जिस कोण पे ऐसा हुआ उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से ज्यादा मैं एंगल बढ़ा दूंगा तो ये लाइट वापस आना शुरू हो जाएगी उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई थी। तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लाइट का वापस जाना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये परावर्तित होकर लौट गई लाइट।
कब लौटी? जब क्रिटिकल एंगल से हमने कोण बढ़ा दिया। देखिए अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ अगर आपको कम समझ में आया है तो। इसमें क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना होता है उसमें पर्टिकुलर एंगल होता है जिस एंगल पर लाइट आती है, और ये लिक्विड है इसका अपना कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब अपवर्तनांक है, तो लाइट कुछ ना कुछ मुड़ जाती है। लेकिन मैंने एंगल बढ़ाया तो लाइट मुड़ी, और एंगल बढ़ाया तो लाइट, तो एक एंगल ऐसा आता है कि जिस पर लाइट जो है 90 डिग्री निकल जाती है, परपेंडिकुलर ये है ना इसके साथ 90 डिग्री बनाती हुई। तो जिस एंगल पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर मैं और एंगल बढ़ा दूं तो लाइट जो है अपने जिस माध्यम से आई थी उस माध्यम में वापस लौटना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है लाइट का, इंटरनली रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है लाइट का। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। इसके एग्जाम्पल कहाँ है? तो इसके एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो अगर आपका कोई शीशा टूट जाए तो उसके अंदर जो व्हाइट लाइन दिखाई देती है शीशे के अंदर, तो वो TIR का एक एग्जाम्पल है। उसके अंदर हवा भर जाती है और वहां से लाइट वापस निकल कर आती है। और एक कंडीशन और होती है इसकी कि लाइट जो पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेंस मीडियम, मतलब सघन माध्यम से एक विरल माध्यम की तरफ को जब लाइट जाती है तब ऐसी घटना सामने को आती है। चलिए आगे। इंटरनल रिफ्रैक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो इसके लिए दो चीजें हैं, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तब ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है, और आपतन कोण जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया एंगल तो वो लाइट जो है जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौटना स्टार्ट कर देती है। ये इसके एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज जो किया था सिग्नल को भेजने के लिए, दूर अगर आपको सिग्नल भेजना है और किसी तरह की आपको एरर नहीं चाहिए तो आपको ऑप्टिकल फाइबर यूज करना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। आगे क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हम समझते हैं कि लाइट पास हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लेकिन थोड़ी बहुत मुड़ जाती है। अब मुड़ रही है तो हम इसको यूज करना चाह रहे हैं लेंसों के थ्रू, लेंस मोड़ देते हैं लाइटों को। अब वही केस जैसा कि अभी हमने कॉनकेव मिरर के अंदर पढ़ा था, मिरर के अंदर हमने अभी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लाइट इनफाइनाइट से आई थी तो फोकस पर, इनफाइनाइट से आई थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था, उल्टा बन रहा था, छोटा बन रहा था। फिर लाइट कहाँ से आई? इनफाइनाइट से आई, वो इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बना। अब वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कितना बड़ा? वस्तु के साइज के बराबर। कैसा? उल्टा। अब आगे वस्तु जो आ गई वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में। कैसा? उल्टा। किस साइज का? वस्तु से बड़ा। तो ऐसे ही इसके अंदर केस आने वाला है। तो देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके द्वारा क्या फिनोमेना होने वाला है। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो फोकस कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। अनंत इस साइड से मान लीजिए तो फोकस कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। और C1 पर रखी है तो फोकस कहाँ बनेगा? F2 और C2 के बीच में बनेगा। F2 और C2 के बीच में बनेगा। C2 यहाँ ले लीजिए, F2 और C2 के बीच में बनेगा। और C1 पर रखी है तो C2 पर बनेगा, C1 पर रखी है तो C2 पर बनेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ये इंपॉर्टेंट है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है। और वो कंडीशन क्या है? जब O एवं F1 के बीच लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है प्रतिबिंब बनता है। जब O और F1 के बीच रखा जाता है तो लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है प्रतिबिंब बन जाता है। O एवं F1 आप यहां से समझ लीजिए। O और F1 पर अगर वस्तु रखी हो तो इस साइड में ही इमेज बनता है, लेकिन बनता कैसा? एक आभासी इमेज बनता है। हर कंडीशन में एक वास्तविक बनता है, लेकिन एक कंडीशन में आभासी इमेज भी बनता है। और इससे जो इमेज बनता है वो पहली कंडीशन में तो बहुत छोटा एवं उल्टा, तो उल्टा बनता है, ज्यादातर केसेस में उल्टा बनता है। लेकिन जो आभासी वाला है उसमें सीधा बनता है। उसमें कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको ये देख लीजिएगा। ये तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि इनफाइनाइट से आ रही है ऑब्जेक्ट तो फोकस से होकर के कहाँ तक चले जाएगा? इनफाइनाइट तक चले जाएगा।
हमारा जो इमेज बन रहा है वो, और इमेज की प्रकृति कैसी होनी चाहिए वो देखना है आपको। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के अंदर कैसा इमेज बन रहा था, उल्टा। फिर बताया कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके अंदर कैसा इमेज बन रहा था, सीधा। अरे सीधा बनेगा, वो भी ऐसा गाड़ी में लगे हुए होते हैं शीशे, तो लगा देख लीजिए कि किस तरह का इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है। लेकिन अगर आप वहीं कॉनकेव मिरर लगा दोगे तो उल्टा इमेज बनेगा, वस्तुएं उल्टी दिखाई देंगी। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर यूज नहीं करते। कॉनकेव मिरर का केस पढ़ लिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ लिया, समतल दर्पण का पढ़ लिया, उसके बाद लेंसों का केस आया, तो कॉन्वेक्स लेंस देख लिया और कॉनकेव लेंस देख लिया। तो कॉनकेव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और बन रहा है उल्टा, लेकिन एक कंडीशन में। आगे चलते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के रेसिप्रोकल को, किसकी फोकस दूरी के रेसिप्रोकल को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट, डायोप्टर होता है इसका यूनिट। इसको डी से सूचित किया जाता है डायोप्टर को, ये ऐसा ही मात्रक है इसका डायोप्टर। किसका, लेंस की पावर का जो यूनिट है वो है डायोप्टर, ठीक है। और ये याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। जो पावर है, पावर, अगर पावर की बात की जाए, पावर ऑफ लेंस, चलो पावर को नहीं देखते, यहाँ पर क्षमता की बात करते हैं। क्षमता जो होती है उसकी क्षमता, कैपेसिटी, कैपेसिटी जो होती है उत्तल लेंस की कैपेसिटी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब आगे को कुछ पढ़ लेते हैं। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। तो ये तो अगर क्षमता पावर की बात करूं तो P जो होता है वो P1 प्लस P2 का होता है। अगर दो मैं लेंस पर पास पास रख दूं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, P1 प्लस P2। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना डायोप्टर क्या है, डायोप्टर है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट। लेंस की क्षमता में परिवर्तन किस तरह से आएगा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन मुड़ने के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बट जाता है। देखो ये बट गया, लाइट इस तरह से आई थी, इस तरह से पास होते 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 डिवाइड हो गई। किस तरह से हुई है, विबग्योर के अंदर। तो नीचे वाला जो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, या फिर यूं कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वो नीचे को ज्यादा झुकता हुआ जाता है। तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत ज्यादा झुकता हुआ गया। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए वो कम झुका। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर है। और ये फिनोमेना कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में ये कलर देखे जाते हैं। जो कलर होते हैं दोस्तों वो होते हैं दो कलर के, प्राथमिक कलर और होते हैं द्वितीय कलर। प्राथमिक जो RGB होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, बस इतना देख लीजिए, RGB कलर। और RGB कलर का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वो डिस्प्लेज में किया जाता है। जो डिस्प्ले वगैरह होती हैं, टीवी वगैरह होती हैं, उसमें प्राथमिक कलर RGB का ही यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि RGB का प्रयोग कहाँ होता है, या फिर टीवी के अंदर किस तरह के कलर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं RGB। तो इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से कलर को मिलाकर किस तरह का कलर बनेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि हाँ टीवी के अंदर कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीन कलर का प्रयोग किया जाता है। ये है। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि वस्तु के, हमने कोई वस्तु ले रखी है, वस्तु ले रखी है, मतलब हमने उस वस्तु के अंदर कागज लिया है, और कागज लिया, कागज भी लिए हैं हमने अलग अलग कलर के। और अलग अलग कलर के कागज लेने के बाद उन अलग अलग कलर के कागज पर हमने अलग अलग कलर की लाइट इंसिडेंट कराई है। हमारे पास ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास कुछ टॉर्च हैं, 5 टॉर्च हैं, जो सफेद कलर की है, लाल कलर की है, हरे कलर की है, पीले कलर की है और नीले कलर की है।
और ये टॉर्च जो है मैं अलग अलग कलर के कागज पर डालने वाला हूं। सपोज दैट अगर मेरे पास सफेद कागज है तो और सफेद कलर की मैं उसके ऊपर टॉर्च डालूं तो मुझे कैसे दिखाई देगा? कागज सफेद ही दिखाई देगा। और रेड कलर के डालूं तो रेड, ग्रीन डालूंगा तो ग्रीन, पीला डालूंगा तो पीला, नीला डालूंगा तो नीला, इन पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास लाल कलर का कागज है और सफेद किरण डालूं मैं उस पर तो कैसे दिखाई देगा मुझे? लाल कागज सफेद लाल ही दिखाई देगा। अरे भाई लाल कागज है, सफेद लाइट डालूंगा तो लाल ही दिखाई देगा। और अगर मैं लाल ही लाइट डालूंगा लाल कागज पर तो वो मुझे लाल ही दिखाई देगा। और उसके अलावा सफेद और लाल के अलावा आप कोई सी भी लाइट डाल दें वो काला ही दिखाई देगा कागज। हरा डालूंगा तब काला, पीला डालूंगा तब काला दिखाई देगा, और नीला डालूंगा तब भी काला दिखाई देगा। और हरे कलर के, अगर हरा कलर है मेरे पास, हरे कलर का कागज है और उसके ऊपर अगर मैं सफेद लाइट डालूंगा तो सफेद लाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर लाल कलर डाल दिया मैं तो वो तुरंत काला पड़ जाएगा। अगर लाल कलर मैंने डाल दिया तुरंत काला पड़ जाएगा। इसका एग्जांपल ये है कि जब लाइटिंग होती है, घरों पर सजावट होती है, तो लाल कलर की रोशनी में जो हरे पत्ते होते हैं वो काले दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से। और अगर हरा डालूंगा हरे कागज पे तो हरा दिखाई देगा। बाकी कोई से भी कलर डाल दो काला दिखाई देगा। एक तो सेम अपना कलर और एक व्हाइट कलर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबके साथ होना। पीले कागज पर भी अगर मैं सफेद लाइट डालूंगा तो पीला दिखाई देगा, पीले कागज पर अगर मैं पीली लाइट डालूंगा तब भी पीला दिखाई देगा। उसके अलावा कोई सी भी लाइट डाल दूं काला दिखाई देगा। समझ गए आप अच्छे से? और नीले कलर के साथ भी यही होने वाला है। सफेद में तो नीला ही दिखाई देगा और नीला अपने में खुद में नीला दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी कोई सा भी कलर डाल दिया जाए इसके ऊपर ये काला दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास दो लाइटें हैं जिनकी अपनी कुछ की फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। दोनों लाइटों की फ्रीक्वेंसी और उनके जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो लगभग सेम है। और दोनों को मैंने एक ही दिशा में क्या कर दिया? भेज दिया। दोनों लाइटों को मैंने एक ही दिशा में भेज दिया। अब एक ही दिशा में कुछ इस तरह से लाइट जा रही है ये, और दूसरी वाली लाइट भी लगभग इसी तरह की है। तो मैंने इनको एक ही दिशा में भेज दिया। तो एक ही दिशा में भेजने की वजह से इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दोनों ही वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगी और मिल जाएंगी, और अध्यारोपण के पश्चात इन दोनों का अध्यारोपण हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होगा? सुपर इम्पोज होने के बाद कुछ पॉइंटों पर आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आयाम जो होगा इस तरंग का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ पॉइंटों पर काली काली रोशनी दिखाई देगी और कहीं कहीं बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देगी। तो जहां पर कम रोशनी दिखाई देगी वहां बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर ज्यादा रोशनी दिखाई देगी वहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं डेफिनेशन को। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो किरणें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? तीव्रता में। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आगे चलते हैं। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में कुछ नहीं होता, बस कहीं पर जो संपोषी होता है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होती है। आगे चलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटनाएं जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकार को सममित ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारणतः प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। आपको इतनी बड़ी रामगाथा से कुछ समझ आया हो तो बताएं, और मैं इसको आपको चुटकी में समझा देता हूं क्या होता है। एक काम कीजिए,
आप 2 पाइप लीजिए बहुत छोटे छोटे और उन दोनों को बांध दीजिए, पाइपों को साइडों से बांध दीजिए और ये पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। और एक रस्सी लीजिए जो कि आर पार कर दीजिए इन दोनों के बीच में और इधर से आप रस्सी को हिलाइएगा बहुत जोर से। जब आप रस्सी हिलाओगे तो आपकी तरफ से कुछ इस तरह से निकलते हुए जाएंगे वेव्स रस्सी के अंदर। जब इस तरह से वेव्स निकल के जा रही हैं तो अभी फिलहाल जब मैंने ये दोनों पाइप नहीं लगा रखे थे तब ये वेव्स इस तरह से निकल के जाएंगी। तो इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। अगर ये प्रकाश के साथ हो रहा है, क्योंकि प्रकाश तो इस तरह से निकल के जाता है, तो प्रकाश इस तरह से निकल के जाता है तो इसको बोलते हैं अध्रुवित, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब ये किसी पर्टिकुलर चीज से पास होकर जाता है तो ये कुछ इस तरह से ना होकर के इस तरह से हो जाता है। ये लाइट जो है, जो फालतू लाइट थी, ये फालतू लाइट जो है निकलनी बंद हो जाती है। सिर्फ वही लाइट जाती है जो जानी होती है, पास होनी होती है, बाकी सारी लाइट रुक जाएगी। देखिए आप बहुत तेजी से करिए, आप रस्सी को हिलाइएगा तो रस्सी बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे सुरंग और गर्त के रूप में चलेगी। लेकिन जब वो इस बैरियर के पास जाएगी, जब इस बैरियर के पास टकराएगी तो सुरंग और गर्त आपके इस बैरियर से टकराएंगे। जब इस बैरियर से टकराएंगे तो जो बाहर को निकलने वाली रस्सी है उसके अंदर बहुत कम इस तरह के कंपन होंगे जो आप भेजना चाह रहे थे। रस्सी के अंदर जो कंपन आप भेजना चाह रहे थे वो बहुत कम कंपन होंगे, मतलब सुरंग और गर्त बहुत कम होंगे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। अगर शुरुआत में इतने ज्यादा सुरंग और गर्त थे आपकी रस्सी में तो लास्ट में कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हो गई पोलराइज्ड लाइट, ये इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया। चलिए कुछ दृष्टि दोष भी होते हैं, आंखों के अंदर दृष्टि दोष होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हल्का फुल्का उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ पर। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्वस्थ मनुष्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, जहां पर हमें साफ दिखाई देता है लिखा हुआ हर चीज, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है मायोपिया, जिसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें हमें पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। और जब दूर की चीज नहीं दिखाई देती है तो हमें यूज करना चाहिए कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस का यूज करना चाहिए मायोपिया के अंदर। आगे चलते हैं। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष किसको बोलते हैं, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो ऐसे दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूर का दिखाई दे रहा ना, मैं पास का नहीं दिखाई दे रहा, तो दूरदृष्टि दोष हो गया। इस कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस का हमें यूज करना चाहिए। बार बार मिरर निकल रहा है मेरे मुंह से। तो उत्तल लेंस का हमें प्रयोग करना चाहिए कब, जब दूरदृष्टि दोष है हमारी आंख में। तो इसमें क्या होता है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इस रोग का निवारण क्या है, इस रोग के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज करोगे। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये बूढ़ों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, दोनों दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होते हैं। जब दोनों है तो जाहिर सी बात है दोनों लेंस वाला हमें एक ऐसा चश्मा लेना पड़ेगा जिसके अंदर दोनों लेंस हो। एक होती है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है लेकिन परपेंडिकुलर ऊर्ध्व दिशा में ठीक से नहीं देख पाता। ऐसी कंडीशन में हमें सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और इसका लास्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, बहुत छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप के जो यूज होता है वो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके देखने में यूज किया जाता है। अब इन दोनों में क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जो सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता है वो है m=1+d/f। m=1+d/f, जहां पर d जो है वो है 25 सेंटीमीटर
और एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी। एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी, सरल सूक्ष्मदर्शी की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस मतलब आई लेंस बोलते हैं। एक बड़ी दूरबीन ले लीजिए और इस दूरबीन में अगर आप इस तरह से दूरबीन ली है तो ये जो लेंस होगा यहाँ से अगर आपकी आंख यहाँ है, मैं इस तरह से आंख दिखा देता हूँ, ये आंख है, तो ये जो लेंस होगा ये होगा अभिदृश्यक लेंस मतलब आई लेंस, और ये जो लेंस होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जो दूर होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों लास्ट आता है दूरदर्शी टेलीस्कोप। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी मतलब ये दूरबीन, अगर ये माइक्रोस्कोप वाली दूरबीन है और इसको मैं कन्वर्ट करके अब मैं कर देता हूं इसको टेलीस्कोप में बना देता हूं, तो अभिदृश्यक लेंस मतलब जो आई लेंस है उसकी क्या होती है, फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस जो होता है मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस है, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जाहिर सी बात है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा करनी है हमें, तभी तो हमें बड़ी वस्तुएं दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है मतलब बड़ा होता है, जिससे यह दूर से आने वाली प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। तो इसका मतलब आपको ठीक समझ में आ गया होगा, जो दूर वस्तु होती हैं उसको देखने के लिए मुझे एक ऐसी दूरबीन बनानी पड़ेगी जिसका पिछला सिरा छोटा हो और आगे सब बड़ा हो, और आगे जो लगा हुआ होगा लेंस वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के पास लगा हुआ होगा उसको बोलेंगे आई लेंस। और आई लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जबकि अभिदृश्यक लेंस जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी और उसका जो डायामीटर है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों ये मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ लाइट का, थोड़ा लंबा चैप्टर है और उम्मीद है आपको मेरी मेहनत आपके लिए रंग लाई है, या आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक बार लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपने चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार तो